अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद ईशल साहबा। आप कैसी हैं? मैं ये जानने के लिए आई थी कि कोई पेशरफ्त हुई। अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आईसीयू में है, बस उसे दुआओं की जरूरत है। अल्लाह उसे सेहत दे। वो एक बार आंखें खोल दे तो मुझे दुनिया मिल जाएगी। अभी तक होश में नहीं आया। मेरा मतलब कोई लफ्ज या फिर कोई बात तक नहीं की। बिल्कुल भी नहीं। मेरे बेटे ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ये सब हुआ? वो तो मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का था। उस मनहूस पागल ने हम सबकी जिंदगियां तबाह करके रख दी। उसने तो मुझे भी गोली मारी थी, यहाँ तक कि अपने सगे भाई को भी उसने नहीं छोड़ा। अल्लाह आपसे राजी हो ईशा साहबा, आपने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। काफी अरसे से इसका इलाज चल रहा है। हम ये सब कैसे करते? हमारी तो हैसियत ही नहीं थी। आप ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें। ये सब करना मेरा फर्ज है। कुराहे तो मेरे भाई की तरह है, जाहिर है मैं उसकी मदद करूंगी। शुक्रिया आपका। मेरा दिल कहता है एक दिन वो जरूर अपनी आंखें खोलेगा। उस दिन का इंतजार है मुझे जब वो मुझे माँ कहेगा, वरना मैं भी मर जाऊंगी। ऐसे तो मत कहिए, हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी। अच्छा बताएं कि आपसे मिलने लोग आते हैं? कौन कौन मिलने आता है? कोई नहीं आता। हमारे तो कोई भी नहीं है। उसके बाबा और मैं ही उसके पास होते हैं। समझ गई। मैं फिर आऊंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जुलकर को फोन कर लीजिएगा। अल्लाह आपसे राजी हो ईशा साहबा। अल्लाह जज़ा दे आपको। रोइए मत, प्लीज मत रोइए। हिम्मत कीजिए और खूब दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। शुक्रिया, शुक्रिया। आप सिर्फ 15 मिनट ही मुलाकात कर सकते हैं जनाब, आइए। खाना वहीं टेबल पर रखकर चले जाइएगा प्लीज। मुस्तफा, देखो कौन आया। बाबा, नायला। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मैं कुर्बान तुम पर। देखो तो सही कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा। मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम नायला, कैसी हो? खैरियत से हूँ मैं। तुम तो बिल्कुल भूल ही गई हो मुझे। मैं यहाँ अपने बेटे के खातिर आई हूँ। मैं समझ गया। मैं तुमसे और अपने बेटे से दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूँ। यकीन करो कुछ भी याद नहीं मुझे। काश हम सब कुछ भुला सकते मुस्तफा। क्या? ये बता तुम कैसे हो? मैं खैरियत से हूँ। तुम बेहतर लग रहे हो मुस्तफा, माशाअल्लाह। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। उस दिन नूर का फोन आया था, खुशी हुई मुझे। काश के मेरी असलान से भी बात हो जाती। अम्मी ने सबको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। तुम अपनी सेहत पर तवज्जो दो, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इंतजार उस दिन का जब मैं यहाँ से निकलूंगा इंशाअल्लाह। मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। बाबा, यहाँ मैंने आपकी नीयत से 2 मरतबा कुरान मुकम्मल किया है। अब अपने बेटे की तरफ से भी करूंगा। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे बेटा। आमीन बाबा। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। बाबा, नायला आखिर मुझसे इस तरह क्यों पेश आ रही है? मुस्तफा, जब तुम्हारी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं थी तो यकीनन कुछ रंजिशें पैदा हो गई थी। बाबा, मेरी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझे माफ क्यों नहीं कर पा रही है। पहले बैठ जाओ। क्या तुमने अंधों और हाथी की हिकायत सुनी है मुस्तफा? नहीं बाबा। मौलाना ने इसे मसनवी में बयान किया। हाथी मुकम्मल वजूद है, लेकिन जब अंधों से हाथी के बारे में पूछा जाता है तो एक उसकी टांग पकड़ के कहता है दरख्त है, दूसरा उसकी सूंड छूकर कहता है ये पानी का नल है, तीसरा कान छूकर कहता है ये तो पंखा है। उनमें से कोई भी पूरे हाथी को बयान नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता ये हाथी है। मुस्तफा, इस कमरे में भी एक हाथी है
जब हम पूरी हकीकत देख लेंगे तो ये हाथी ना सिर्फ इस कमरे से बल्कि हमारे दिलों से भी गायब हो जाएगा। जब हम जुजियात के बजाय पूरी हकीकत देखना सीख जाएंगे तब तमाम रंजिशें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी बेटा। मैं भी पता नहीं कहाँ उलझ कर रह गया था बाबा। इंसान से गलती हो जाती है क्योंकि इंसान खता का पुतला है। देखो तुम्हारा बच्चा आज तुम्हारी गोद में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे समझने की ताकत अता फरमाए और जिनके दिल मेरी वजह से टूटे हैं उन्हें भी जोड़ूंगा इंशाअल्लाह। आमीन मेरे बेटे। वक्त खत्म हो गया है। अब जाना होगा, फिर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। लाओ मुस्तफा, इसे मुझे दे दो। अल्लाह सलामत रखे। आ जाओ दादा की जान। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा। कोराई से तो कुछ नहीं होगा, वो तो खुद मौत के दहाने पर है। अब तो सिर्फ वो पागल मुस्तफा ही बाकी रह गया है। नफ्से आती दीवाना कहीं का, पागल खाने से भी मुझे परेशान कर रहा है। कहीं उसने अब्दुल्ला से तो कुछ नहीं कह दिया होगा। वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। कैसी हो मेरी जान? कहाँ हो तुम? मैं होटल में हूँ। सब खैरियत तो है? कुछ परेशान हूँ मैं, वहीं आती हूँ, तुमसे बात करनी है। लेकिन हुआ क्या? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। मुझे उस मामले से इस तरह निकलना होगा कि लियो को भी किसी बात का शक ना हो। बस बस बेटी, ऐसे मत रो। बाबा इस हाल में उसे देखने से बेहतर था कि मैं मर जाती। बेटी ऐसी बातें ना करो, ये गुनाह होता है। तुमने खुद देखा ना, वो बेहतर हो रहा है। वो पुराना मुस्तफा लग रहा था, जैसे वो कभी बीमार चलो हुआ जाओ, ही थोड़ा ना खेलो। हो। शाबाश मेरा बेटा। हाँ ठीक है बेटे, तुम ठीक कह रही हो। काफी अरसे से यहाँ पर बेहतरीन डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उसका। जाहिर है ठीक तो होगा, और नतीजा भी देख लिया है तुमने। बाबा मैं उस दिन से मुसलसल सोच रही हूँ। माना कि मुस्तफा कुछ अरसे से बीमार था, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं था कि किसी को कत्ल कर दे। कुछ तो जरूर हुआ था जिसने उसे इस हाल तक पहुँचा दिया। मैं नहीं जानता, शायद उसने अपने जहन में कुछ बिठा लिया था। अल्लाह ही जानता है बेटी। अल्लाह की तरफ से आने वाली हर आजमाइश एक इम्तिहान होती है। हमें इससे सबक सीखना चाहिए। जिंदगी हमें इतने सबक सिखा चुकी है, लेकिन ये इम्तिहान के खत्म ही नहीं होके दे रहे। अब्दुल्ला, बाबा चलिए यहाँ से। मैंने अम्मी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं घर जाना चाहती ठीक है बेटी, चलते हैं दादा की जान। चलो। आइए। मेरी जान कैसी है? ज़ैनब, ठीक नहीं लग रही। मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। हालत मत पूछो मेरी ज़ैनब। मेरा बेकसूर बेटा जेल में सड़ रहा है और मैं यहाँ उसके बचपन की तस्वीरें देख रही हूँ। देखो जरा इसे, वक्त कैसे गुजर जाता है ना, मगर ये वक्त इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेल लेता है। बहुत प्यारा था बचपन में। बहुत प्यारा था, मगर आज मेरा बच्चा जेल में है। हमारे बच्चों की तकदीर हमसे बहुत मुख्तलिफ लिखी जाती है, इसलिए कसूरवार ना ठहराइए किसी बात का अपने आप को। अगर वो वही रह गया, कभी बाहर ना आ सका तो उन्होंने मुझे मिलने तक नहीं दिया। कितना कमजोर हो गया था मेरा बेटा। उसने कुछ नहीं किया है ज़ैनब। माँ बनने का मतलब सिर्फ पैदा करना नहीं बल्कि परवरिश करना है। क्या मतलब? जब हम पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेते हैं तो सबसे पहले उसे दूध पिलाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हम पे मुनहसर होता है। मगर परवरिश सिर्फ उसका पेट भरने का नाम नहीं। जब हम उसे खिलाते पिलाते हैं तो फिर अपनी पूरी तवज्जो, मोहब्बत, शफकत और देखभाल से उसकी रूह की भी परवरिश करते हैं।
सबसे मुश्किल बात ये कबूल करना है कि हमारा बच्चा हमसे अलग एक मुस्तकिल वजूद रखता है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए सेना, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। डॉक्टर नीलगुण, आपको अपने बेटे पर यकीन है? मुझे भी है कि उसकी बेगुनाही साबित होगी। उमर ने हाकान साहब से मुलाकात की है और उन्हें अपने वकील से भी मिलवाया है। इस मामले को हल करने के लिए जो कुछ हुआ जरूर करेंगे, आप परेशान ना हो। कमाल कैसा है? जी ठीक है कमाल, बस आप खुद को संभालिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसे मैं आपसे मिलवाने के लिए लाऊंगी। आपा जान, अरे आ जाओ आ जाओ। माय क्वीन, अभी यॉर्ड से आ रहा हूँ मैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे और मुबारक करे। सब हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करें। वैसे मैंने उमर को अजलान के पास भेज दिया है, वो उसके गुरूर को खाक में मिला देगा और अब तक उसके गुब्बारे से हवा भी निकल चुकी होगी। मेरे पास जबरदस्त प्लान है। हाय मैं तो अभी से बहुत पुरजोश हूँ। मैंने यॉर्ड का पूरा इंतजाम कर लिया है। कंपनी के तमाम लोग अपनी फैमिली समेत आएंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप जानती है क्यों? मैं अजलान को उसी के अपने मैदान में लाकर मुकाबला करूंगा। हाय तुम तो वाकई कमाल हो, सचमुच। मैं तो हमेशा फराज से कहती रहती हूँ कि कोई काम ऐसा करो जिससे इसकी नाक नीची हो जाए, मगर वो कुछ करता ही नहीं। तुम बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे मैं चाहती थी। आप जान, आप मुझे बिल्कुल ब्लड बैंक की तरह समझें। चाहे ARH पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी चाहिए मैं ले लेता हूँ और दे भी देता हूँ। बहुत मजा आने वाला है, यकीन करें। फिर तो अब्दुल्ला साहब को मैं खुद फोन करके दावत दूंगी। हाँ जरूर, मैंने आबिदीन से भी कह दिया है। वो कंपनी के तमाम आला अफसरान को फोन करके दावत दे देगा। वैसे फराज है कहाँ? कौन जाने, आपको तो मालूम होगा। अरे यही तो बात है कि मुझे उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता। थक गई हूँ मैं। वैसे लोग कहते हैं कि लाइल्मी भी एक नेमत है, मगर मुझे आज तक इस नेमत का मजा नसीब नहीं हुआ। लेकिन आप उस लड़के के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गई हैं। सच कहूँ तो मेरे अंदाजे के मुताबिक फराज एक आराम तलब मुलाजिम टाइप का है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। पहली बार सुना है ना आपने? हाँ। कैसा नया लफ्ज लाया हूँ ना मैं। देखिए, इससे पहले कि कोई इस पर गाना लिख दे या कहीं इस्तेमाल कर ले और मेरा क्रेडिट चला जाए तो मैं ही पहली बार इसका मतलब भी बता देता हूँ। अच्छा। आराम तलब मुलाजिम यानी ऐसा शख्स जो बहुत कम काम करे मगर खूब कमाए और आराम की जगह जम कर बैठा रहे। बिल्कुल फराज ऐसा ही है। नहीं आपा जान, देखें जरा, उसके पीछे इतना ना पड़े। फराज की तबीयत ही ऐसी है, उससे इस कदर मत टोका करें कि वो बिदक जाए। यकीन माने, सच कह रहा हूँ आपा। अरे मैं सच कह रहा हूँ आपा, आप हंसे मत प्लीज। अरे भाई वाकई तुमने तो मुझे हंसा दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता रखे। आराम तलब मुलाजिम। जी हाँ। ये सब नहीं चलेगा, दुरुस्त करवाओ इसे यूसुफ। जी अजलान साहब, अभी कह देता हूँ। कह देना, और ये भी कह देना कि उनका राब्ता अजलान उनाल से है, तो जो फाइल अजलान उनाल के पास जाएगी वो तमीज से आनी चाहिए। उन्हें समझा दो, ठीक है? आ जाए। आइए आइए अंकल, खुशामदीद। ठीक है यूसुफ, जाओ तुम। आ जाए बैठे। बताएं क्या मंगवाऊं आपके लिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। आसिल मिला था रास्ते में, उसने यॉर्ड का सौदा कर लिया। हम सबके लिए दावत करेगा। दावत दे रहा है वो? कल तक तो बड़ा आम आदमी था और अब आज सबको दावत दे रहा है वो। बेटा ये कंपनी का नया काम है, एक नया मंसूबा है, इसमें बुराई क्या है आखिर? हमारी कंपनी से कमाई हुई यॉर्ड को खरीद कर अपनी कामयाबी कह रहा है। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और उसकी हिमायत करके आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। अजलान तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। आखिर तुम्हारा उस आदमी से मसला क्या है? वो अपने काम से काम रखने वाला आदमी है, उसे उसका काम करने दो। तुम उससे कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हो और मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है अजलान। मुझे भी नहीं आ रहा है कुछ समझ में। हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में आके हमारे पैसों से चीजें खरीद कर वो उछलता क्यों फिर रहा है? किसने इजाजत दी उसको? आखिर है कौन वो? अरे सुकून से मेरे शेर बेटे, इतने गुस्से की क्या बात है? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी कंपनी पे कब्जा कर चुका है वो। सिर्फ 2 महीनों में? मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। अरे अजलान, जिम्मेदारी तो हम सब के कंधों पर है और यही जिंदगी का नाम है। जब हम यहाँ नहीं थे तो तुमने 2 महीने अकेले इस कंपनी को संभालने की कोशिश की और देखो अब तुम थक गए हो, खुद को खो बैठे हो। बेटा हमने तो पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है, अपनी उम्र इस कंपनी को दे दी है। तुम्हें किसी से भी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना तुम? आखिरकार हम सब शराकतदार हैं और वो लोग भी हमारे शराकतदार हैं, इसीलिए हमें किसी न किसी तरह एक मुश्तरका रास्ता निकालना होगा। जिनको आप शराकतदार कह रहे हो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उसका मकसद कुछ और है। क्या मकसद है उसका? शिकस्त देना चाहता है मुझे। और आखिर वो तुम्हें शिकस्त क्यों देना चाहेगा अजलान? और फिर तुम ऐसा किरदार इख्तियार करो कि कोई तुम्हें शिकस्त बिल्कुल न दे सके। इज्जत कमाओ अपने लिए, लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा न करो। हमने बरसों तक कंपनी इसी तरीके से चलाई है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे आखिर? और तुम्हें भी यही करना होगा। अजलान गुरूर न करो तुम, गुरूर इंसान को हमेशा नीचे ले जाता है। प्लीज बेटा अपने आप को संभालो।
मैं अब चलता हूँ। कल हम सब यॉट पे होंगे और तुम भी कंपनी की नुमाइंदगी करते हुए वहां मौजूद होगे, ठीक है? और मैं मजीद कोई बहाना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें ताकत के नशे में नहीं देखना चाहता असलान। ठीक है, समझ के सोचूंगा इस बारे में। जितना चाहो सोच लो तुम, मगर कल तुम उस यॉट पर जरूर होगे। क्या बात है उसकी, क्या बात है उसकी, मेरे अंकल को भी मेरे खिलाफ कर दिया। खैर, मैं वहां जाऊंगा और अगर वहां जाकर उसकी सारी महफिल खराब ना की तो मेरा नाम भी असलान नहीं। वेलकम माय प्रिंसेस। तो बताओ, इतना परेशान क्यों हो तुम? बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारा मकसद एक है। मकसद तो एक है, मगर हम क्या कर रहे हैं लियो? अब तक वहीं के वहीं खड़े हैं हम दोनों। अब्दुल्ला अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं उस घर में क्या कुछ झेल रही हूँ। लेकिन तुम तो हमेशा यही कहती हो कि अब्दुल्ला मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अरे जाने भी दो उसकी मोहब्बत को। मेरी तरफ देखो मेरी जान, क्या वो तुम पर हाथ उठाता है? जो भी मुझ पर हाथ उठाएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। अच्छा, तो ये तुम कह रही हो? बहुत हो गया, अब हमें ये सब खत्म करना है। देखो, ये मंसूबा इस तरह थोड़ा थोड़ा करके कामयाब नहीं होगा। जो भी करना है हमें अब जल्द ही करना होगा। अब इस खेल से तंग आ चुकी हूँ मैं। उसने तो तुम्हारे लिए घर खरीदा था ना, और उस घर का किराया भी तो आता है। वो घर बेचकर यहाँ से निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो घर बेच देते हैं, लेकिन एक घर के पैसों से हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? हाँ, ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना मेरे पास। वो रकम 2 दिन में खत्म हो जाएगी और मैं उस घर के बदले कभी भी अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं करूंगी। हमें उससे कहीं ज्यादा चाहिए, समझे? लेकिन वो आदमी नकद रकम भी तो नहीं दे रहा, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं। तो फिर हम उसे मजबूर करेंगे कि वो हमें नकद रकम दे। लगता है तुमने कोई नई तरकीब सोची है ना? सोच लिया है, मैं कारोबार करूंगी। हंसो मत। अगर एक साथ रकम नहीं मिल सकती तो कारोबार शुरू करूंगी। वाह, क्या दिमाग पाया, मेरा दिल जीत लिया। पहले तो कहती थी बड़ा शिकार मिलते ही यहाँ से निकल जाएंगे हम दोनों। मैं काम नहीं करूंगी, कारोबार शुरू करूंगी, फिर उसे डुबो दूंगी मैं। अच्छा, वाकई? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है यार। हम एक बुटीक खोलेंगे, यानी उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, फिर एंड में सारी रकम समेट कर निकल जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और बुटीक भी बंद हो गई तो? बंद होने दो, यानी अमीर आदमी की बीवी का कारोबार डुबोना कोई नई बात तो नहीं है ना। हाँ। फिर उससे दूसरा बिजनेस शुरू करवा लूंगी, वो भी डूब जाएगा। उसके बाद हम सारी रकम लेकर हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तुम वाकई शैतान हो। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मुत्तफिक हूँ तुमसे। जी फरमाइए। मेरी जान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, काम में मसरूफ हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। मैं फार्मेसी गई थी। मैं ओव्यूलेशन टेस्ट किट लेकर आई हूँ। वो क्या होता है? ये बताता है कि किन दिनों में मेरे प्रेग्नेंट होने के ज्यादा इम्कानात हैं, यानी इससे हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल सकता है। अच्छा, तो अब तुम्हारी पूरी तवज्जो इस तरफ है। फराज, इतने अरसे से तुम्हारी बेबी की जो ख्वाहिश थी उसे मेरा बिला वजह टालना गलती थी। मुझे माफ कर दो। इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो देखना बहुत जल्द हमारी भी एक बहुत प्यारी सी औलाद होगी। जान, मुझे भी थोड़ा काम है, बाद में बात करें। ठीक है। अच्छा, वाकई तुम फराज ज़ैनब साहिबा के घर नहीं आ रहे? नहीं जान, बस कह रहा था मुझे काम है। आखिर ऐसा कौन सा काम है? उफ, खैर ठीक है, अल्लाह हाफिज।
तुमने तो बहुत इंतजार करवाया मुझे यास्मीन।